ये बायोलॉजी का सेकंड पार्ट जो मैं ला रहा हूँ, इसमें रोग एवं उपचार चलेगा। मतलब बीमारी और ट्रीटमेंट दोनों चलेंगे। और इसमें जो सवाल बनेंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे और सबसे बड़ी बात, इसमें रैपिड फायर की तरह चल रहे हैं, वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हो चुका है और दूसरा हो चुका है, संपूर्ण निचोड़ है बायोलॉजी का। एक बार वीडियो देखिए, 3-4 चैप्टर क्लियर कीजिए। दूसरा वीडियो देखिए, संपूर्ण वीडियो बायोलॉजी का वन लाइनर खत्म कीजिए। तो चलिए, इसमें सिर्फ नो डिटेल, नो जानकारी, सिर्फ वन लाइनर। जहाँ पे लगेगा कि आने वाली संभावना सवाल है, हम उसे रिपीट कर देंगे। बताइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू मतलब चिड़िया वाली बीमारी। तो बताइए बर्ड फ्लू जो है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं H5N1 बोला जाता है। इन्फ्लुएंजा। H5N1 इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होगा, वायरस के कारण होगा। और ये कैसे फैलता है? तो चिड़िया से फैलता है, मतलब पक्षियों से फैलता है, याद रखिएगा। जो पक्षी-वक्षी खाते हैं उनके लिए है। अगर बात करें पोलियो माइलेटाइस रोग जो है किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, वायरस से फैलता है। पोलियो लग गया, पोलियो मतलब पोलियो बीमारी, अब जानबे करते हैं। तो पोलियो माइलेटाइस रोग आ गया, मतलब पोलियो, विषाणु, वायरस ऐसे याद रखिएगा। है ना? इसमें लंबा किया गया है बस समझने के लिए। अब देखिए यकृत शोथ, यकृत शोथ क्या है? यकृत मतलब हेपेटाइटिस को बोला जाता है, लीवर को ही इफ़ेक्ट करता है। यकृत मतलब लीवर ऐसे याद करिए। तो यकृत शोथ, हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस अगर पूछे तो विषाणु जनित ही रोग है, वायरस रोग है ये, हेपेटाइटिस। अगर मान लीजिए पूछे एचआईवी, एचआईवी क्या है? एचआईवी है क्या है? एड्स से संबंधित है। ये भी वायरस ही है ना एचआईवी, याद रखिएगा। ये एचआईवी का फुल फॉर्म पूछे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। तो इम्यूनो पर प्रभावित होता है। मानव का धीरे-धीरे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है और चले जाते हैं। धीरे-धीरे लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बीमारी है। इसलिए इस पे चल रही है, अभी बहुत सारी संस्थाएँ खुली है, बैंगलोर में खुली है और भी संस्था है, जो कि इसी टॉपिक में हम पढ़ाए थे। अब देखिए एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एड्स का संक्षिप्त रूप मतलब इसका फुल फॉर्म टाइप का। ए का होता है एक्वायर्ड, आई का होता है इम्यूनिटी को इम्यूनियो बोला जाता है और डी से डिफिशिएंसी बोलते हैं और एस से सिंड्रोम। एस से सिंड्रोम या सिंड्रोम बोल दीजिए, तो सिंड्रोम हो जाते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है? एक तरह से वायरस है ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे और सवाल तो देखिए एलिस मतलब एलिशा बोलिए, एलिस बोलिए। एलिशा परीक्षण जो है, ये किस रोग की पहचान के लिए है? तो एड्स के लिए ही है ना, एलिशा। देखिए कभी-कभी शा की जगह पे श खाली दे देता है, तो ये सब ध्यान रखना होगा, बहुत लोग कन्फ्यूज़ करके आ जाते हैं। एड्स वायरस जो है, जिसे हम HTLV 3 बोलते हैं। HTLV जो 3 है, की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गेलो। रॉबर्ट गेलो ने खोज किया था, याद रखिएगा। वो भी एड्स वायरस का 3 याद रखिएगा। अगर एड्स रोग की बात करें, एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है, जिनमें मतलब जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन आपको मिलेगा, तो समझ जाइए कि एड्स रोग एचआईवी विषाणु से प्रभावित है। मतलब एचआईवी विषाणु है और इसी में आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पानी से भय या जलांतक मतलब हाइड्रोफोबिया। पानी से भय मतलब हाइड्रोफोबिया नामक रोग किससे उत्पन्न होते हैं? तो रेबीज विषाणु द्वारा होते हैं। रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने पे होता है। तो रेबीज विषाणु का मतलब कि आप जानते हैं कि पानी से भय लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और इस तरह का एक घटना आप सुने होंगे, वायरल हुआ था खिलाड़ी के साथ, है ना? सुने होंगे। तो इसलिए ध्यान से सतर्क से रहें। मेमस, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। तो मेमस, रेबीज, हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मेमस, रेबीज और हर्पीज जो है ये विषाणु हैं, ये हम समझ गए। लेकिन और भी हम चलेंगे, विषाणु जनित रोग की बात करेंगे। अब थोड़ा फास्ट और चलेंगे, है ना? थोड़े फास्ट चलेंगे। जैसे छोटी माता। छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स, उसका विषाणु वाला नाम बताइए, वायरस नेम बताइए, तो हम बताएँगे वेरिशेला वायरस बता देंगे। वेरिशेला वायरस अगर है, तो वो छोटी माता हैं। याद रखिएगा, छोटी माता का विषाणु जनित नाम है ये।
ठीक है? ये ध्यान रखना होगा। और भी चलिए खसरा की बात करें। खसरा क्या है? खसरा एक विषाणु जनित रोग है। अब कौन-सा विषाणु है? कौन-सा वायरस है? तो हम बताएँगे मोरबी-ली वायरस है। मोरबी-ली वायरस बोलिएगा या मोरबीली वायरस बोल दीजिए। जैसे आप तोड़ सकते हैं। अब देखिए पोलियो है तो पोलियो वायरस हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है? पूरा नाम तो आपको बताया ही था शुरू में। क्या था? पोलियो माइलेटाइस बोल दीजिएगा। ठीक है? रेबीज की बात करें तो रेबीज वायरस है। कुत्ते के काटने से होता है, सिंपल चीज़ है। चेचक की बात करें, तो चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो वेरिओला वायरस के कारण होता है। वायरस मतलब विषाणु, वी से वायरस मतलब विषाणु, देखिए और वी से बैक्टीरिया मतलब व और वी का अंतर है। व लगेगा तो भी हो जाएगा और ब लगेगा तो बी हो जाएगा। तो ब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वाला भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम भी वाला, वायरस वाला। अब देखिए जन नांग हार्पिस, जन नांग हार्पिस की बात करें तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इस वायरस का नाम है हर्पिस वायरस। क्या है? हर्पिस वायरस। तो हर्पिस वायरस हो जाएगा। एड्स की बात करें तो एड्स में एचआईवी की बात करते हैं, जान भी करते हैं एचआईवी, है ना? लेकिन एचआईवी है तो इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है खाली इसमें, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को ही यकृत शोधन कहते हैं, शोथ कहते हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है। अब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस बीमारी है जो कि किस वायरस के कारण फैलता है इन्फ्लुएंजा? तो वह है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई बताइएगा। इन्फ्लुएंजाई हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा अगर वायरस है तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, उसका पूरा नाम है। अब गलशुआ की बात करें, मैमस की बात करें, गलशुआ होता है, मैमस होता है, तो मैमस वायरस ही होता है, इसके कारण हो जाता है गलशुआ, गला में होने वाला बीमारी, ऐसे याद रखिएगा। जेनाइटल, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस है, देखिए एक आप जो है जेन नांग हर्पिस पढ़े, जो कि हर्पिस वायरस ही होगा, लेकिन यहाँ पे जेनाइटल हर्पिस है, तो इसमें चेंज हो जाएगा वायरस का नाम। कौन सा वायरस के कारण होता है ये? तो हम बताएंगे सिमलैक, याद रखिए सिमलैक कस, याद रखिएगा सिमलैकस वे, याद रखिएगा सिमलैकस वेजिनेलिश, क्या बताइएगा? वेजिनेलिश, अलग कर दीजिए, तोड़िएगा तभी याद होगा। बायोलॉजी ऐसा चीज है जिसका वायरस नाम या अगर याद करना है तो तोड़ना पड़ेगा। तो सिमले अलग कर दीजिए, कस्बे अलग कर दीजिए और जिने लिश अलग कर दीजिए। तो हो गया ना सिमले, कस्बे, जेने, लिश। सिर्फ सुनिएगा याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछे डेंगू, डेंगू वायरस तो डेंगू वायरस हो जाएगा। क्लियर? डेंगू बीमारी डेंगू वायरस। कोविड-19, कोविड-19 में कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का नाम सुने होंगे कोविड-19, याद रखिएगा। कोई भी नाम रखा जाता है हिसाब से देखकर बताया जाता है जो कि जुड़ा रहता है। आगे चलिए, कोई इस पे ज़्यादा अभी भाषण नहीं दूँगा, अभी सिर्फ़ पढ़ते जाऊँगा। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस के कारण होता है। अगर मान लीजिए अतिसार का मतलब होता है डायरिया। बच्चे में जो डायरिया होता है वो किस वायरस के कारण होता है? रोटा वायरस के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कौन-सा मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है? तो हम बताएँगे एडिज मच्छर। एडिज मच्छर ही है जो कि जीका वायरस का वाहक होता है, जीका वायरस फैलाता है। पोलियो, पोलियो एक क्या है? विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस है, जिसका वायरस जो है शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। दूषित भोजन और जल के माध्यम से ध्यान रखिएगा, जल शुद्ध पिया कीजिए, भोजन शुद्ध किया कीजिए। आगे बात करें कि सामान्य जुकाम, जो हमारा सामान्य कॉमन कोल्ड जो होते हैं, किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु के कारण होता है, रीनो वायरस के कारण होता है। और भी चलिए, एक और बीमारी है जापानी। जापानी एन्सेफेलाइटिस बोला जाता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी जो है विषाणु के कारण फैलती है। तो जापानी एक बीमारी है जिसका नाम है एन्सेफेलाइटिस बीमारी, जो कि किससे फैलती है? विषाणु से, वायरस से फैलती है। इनके उन्मूलन के लिए जो है सूअरों को मानवीय आवासीय क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक होता है। मतलब ये सूअर से फैलता है, याद रखिएगा। जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया से, विषाणु से पढ़ चुके हैं, अब बैक्टीरिया से पढ़ेंगे। वायरस हो चुका है, अब हम बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से पढ़ेंगे। अब देखिए नींबू का जो है कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। भोजन, जो हम भोजन खाते हैं, उसका विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो हम बताएँगे ये भी जीवाणु के कारण होता है। तो कौन से जीवाणु पूछ रहा है? तो हम बताएँगे सल्मोनेला। क्या बोलेगा? सल्मोनेला वैसिलाई बताइएगा। कभी-कभी दे देता है सैल्मोनेला।
ठीक है? वेसिलाई, ये विषाणु है, बैक्टीरिया है। सॉरी विषाणु बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया है और ये भी भोजन में जो फूड पॉइज़न होता है उससे संबंधित है। समझ गए? याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सल्फा औषधि, सल्फा औषधि जो है किन रोगों के उपचार में उपयोगी होता है? तो हम बताएँगे जीवाणु जनित बीमारी, जितने भी बैक्टीरिया जनित बीमारी होते हैं उसमें काम आते हैं सल्फा औषधि। अब इसी में आ गए हम जीवाणु जनित रोग से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं, उसकी बात करते हैं। मतलब जीवाणु जनित रोग से संबंधित जो नाम है जीवाणु का, वो हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़े विषाणु का, है ना? उसी तरह जैसे हैजा, हैजा क्या है? ये जीवाणु है। जैसे हम ऊपर क्या पढ़े? छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलाशुआ, डेंगू, कोविड-19 ये सब कितने थे? ये सब वायरस थे, विषाणु थे। अब पढ़ेंगे हम लोग जैसे हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया और हम पढ़ेंगे देखिए डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी एक सेम लगता है। तो डी लगेगा तो ये बैक्टीरिया से फैलेगा और क्या और हेपेटाइटिस जो होगा वो वायरस से फैलेगा। ये दोनों का अंतर बता दिया। अब चलिए बता दिया, अब पढ़ते चलते हैं। अब देखिए हैजा क्या है? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया है तो किस बैक्टीरिया का नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। हैजा जिससे फैलता है तो कोलेरी, कोलेरी, कोलेरी मतलब बोलते हैं विब्रियो कोलेरी, है ना? विब्रियो कोलेरी क्या है? ये भाई हैजा का जीवाणु जनित नाम है ना? कोलेरी। डिप्थीरिया का विषाणु जनित सॉरी बैक्टीरिया जनित आदत हो गया ना? तो बैक्टीरिया जनित बताइए, जीवाणु जनित नाम बताइए डिप्थीरिया का। तो डिप्थीरिया का होगा तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, समझ गए? तो कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई अगर आ जाए तो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया नाम। ठीक है? क्या है? बैक्टीरिया नाम है। अब क्षय रोग की बात करें, क्षय रोग को ही हम टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। तो टीबी जो होता है, ये बैक्टीरिया से ही होता है, मतलब जीवाणु से होता है। और जीवाणु से होता है तो कौन सा जीवाणु? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, याद रखिएगा टीबी, वो भी जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग भी किससे होता है? बताइए। कुष्ठ रोग जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होता है तो कौन-सा बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, लेप्रोसी से होता है। किससे होता है? लेप्रोसी। याद रखिएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी आ जाए तो कुष्ठ रोग की बात करेंगे। टेटेनस की बात करें तो टेटेनस क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो कौन से बैक्टीरिया है? तो टीटेनी है। टीटेनी पूरा नाम तो क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो है टेटेनस का जो है नाम है, वो भी बैक्टीरिया नाम है। अब है टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या है? ये है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और टाइफाइड से है तो हम याद रखेंगे कि इसका बैक्टीरिया नाम क्या है? तो सल्मोनेला टाइफोसा। देखिए सल्मोनेला टाइफोसा अगर आ जाए तो टाइफाइड बीमारी होता है। और ये कौन-सा है? बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम है वो। प्लेग, प्लेग जो एक बीमारी है ये भी बैक्टीरिया से होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो हम बताएँगे पास्चुरेला पेस्टिस। क्या बताइएगा? पेस्टिस। या देखिए पेस्टिस। आगे चलेंगे, काली खाँसी की बात करें, काली खाँसी भी हमारा जो है क्या है, जो कफ बोलते हैं खाँसी को। तो हम जानते हैं ये भी बैक्टीरिया से होता है काली खाँसी। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण? तो हम बताएँगे पर्टुसिस नाम है, पूरा नाम है वोर्डिटेला पर्टुसिस, पर्टुसिस याद रखिएगा, तोड़ दिएगा, ठीक है? और चलिए निमोनिया क्या है? निमोनिया भी बैक्टीरिया ही है, जीवाणु ही है। तो कौन से जीवाणु के कारण होता है? बता सकते हैं? तो डिप्लो याद रखिए डिप्लो, कोक याद रखिएगा कोक्कल, ऐसे बोलिएगा डिप्लो, डिप्लो को अलग कर दीजिए, कोक्कल अलग कर दीजिए, निमोनिया अलग कर दीजिए। तो डिप्लोकोक्कल निमोनिया, निमोनियाई ऐसे बोलते हैं, तो निमोनिया, निमोनियाई ऐसे बोल दीजिए। तो ये हो गए बैक्टीरिया का नाम है। सिर्फ सुनिएगा याद हो जाएगा। अब देखिए गोनोरिया, गोनोरिया नाम का भी एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं। तो कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो हम बताएँगे नीसेरिया, गोनेर, होई या रहोई जो बोल दीजिए, याद होने से मतलब है। अगर आपसे पूछे सिफिसिल क्या बताइएगा? सिफिलिस फिर से सुनिए सिफिलिस, सिफिलिस क्या है? तो ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जनित बीमारी है और इसका बैक्टीरिया नाम है ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडियम है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम है। सुजाक
सुजाक का बताइए, सुजाक क्या है? सुजाक भी एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं तो हम बताएँगे, उस बैक्टीरिया का नाम है गोनोकॉकस। गोनोकॉकस, गोनो याद रखिए गोनोर होई। तो गोनोकॉकस, गोनोर होई ये जो है सुजाक बैक्टीरिया का नाम है। अब देखिए और भी सवाल आप देखिए और समझते चलेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग से संबंधित सवाल जो है सुनिए। काला जार का संचार किससे होता है? तो बालूमक्खी से होता है। बालूमक्खी मतलब सैंडी फ्लाई। सैंड से होता है ना, बालू से निकलता है जो बालूमक्खी होता है, वो फैलाता है काला जार। अगर मान लीजिए पूछे काला जार ऐसे बोलते हैं, काला जार जोड़ देते हैं। फाइलेरिया, फाइलेरिया नामक जो रोग होते हैं किसके कारण होते हैं? तो गोल कृत्रिम के कारण होते हैं, राउंड वॉर्म के कारण होते हैं। ये भी काटने के कारण हो जाते हैं। याद रखिएगा। तो ये भी प्रोटोजोआ से संबंधित है। फाइलेरिया, काला जार, निद्रा रोग, ये भी जो है प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस जिसे बोलते हैं और नामक जो बीमारी होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो हम बताएँगे ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। क्या नाम है पूरा? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है निद्रा रोग। स्लीप सिकनेस होता है, सोने की बीमारी हो जाती है। अगर मान लीजिए प्लाज़्मेडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो हम बताएँगे मच्छर। कौन है? मच्छर। याद रखने वाली बात है। अगर आपसे पूछे भारत में मलेरियाई के 65% रोगों के लिए जो है पी वाई वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। क्या है? पी वाई वैक्स परजीवी उत्तरदायी है, याद रखिएगा 65% रोगियों के लिए। डेंगू बुखार जो है होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू भी आपका एक प्रोटोजोआ से जुड़ा हुआ हिस्सा है। अगर मान लीजिए देखिए डेंगू आपको वायरस भी है और प्रोटोजोआ से भी संबंधित है क्योंकि हमारे प्रोटोजोआ का इस्तेमाल करके प्लेटलेट्स पे हानि होती है ना? ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मलेरिया, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने की थी। याद रखिए डेंगू अगर पूछे डेंगू कैसे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। अगर कमी पूछेगा तो प्लेटलेट्स बता दीजिएगा। प्रोटोजोआ ऑप्शन में दे चाहे ना दे, अगर मान लीजिए विषाणु ना रहे तब प्रोटोजोआ टिक लगाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कहिएगा मत कि सर गलत बता ऑप्शन में ना रहे वायरस तब। मलेरिया, मलेरिया जो है रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, ये हम जानते हैं। अब ऐसी बात है तो चलिए जानते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करते हैं। एक तरफ प्रोटोजोआ का नाम है, एक तरफ रोग है। मलेरिया रोग जान गए, तो कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो हम बताएँगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण हो जाता है मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण हो जाता है मलेरिया और ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। अब देखिए अमीविसिस, देखिए अमीविए जो बीमारी होता है, तो अमीविएसिस नामक एक प्रोटोजोआ बीमारी है और है तो बताइए कौन-सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो एंटी अमीबा सिम्प्लेक्स के कारण होता है। किसके कारण? सिम्प्लेक्स के कारण हो जाता है। एंटी अमीबा, अमीबा बीमारी। अगर मान लीजिए काला अज़ार बोलिए, काला अज़ार बोल दीजिए। ये भी एक प्रोटोज़ोआ जनित रोग है और इसमें बालू मक्खी के काटने से होता है जिसे हम सैंडी फ्लाई भी बोलते हैं, सैंडी मक्खी भी बोलते हैं। तो इसमें कौन-सा प्रोटोज़ोआ है? तो लिस्मेनिया नामक प्रोटोज़ोआ होता है। क्या होता है? लिस्मेनिया नामक प्रोटोज़ोआ होता है। अगर मान लीजिए पायरिया, पायरिया भी एक प्रोटोज़ोआ है, याद रखिएगा प्रोटोज़ोआ है और कौन-सा प्रोटोज़ोआ के कारण होता है? तो ये एंटी अमीबा जिनजीवेलिस के कारण हो जाता है। जिनजीवेलेंस वेलिस के कारण जो है पायरिया हो जाता है। अगर मान लीजिए पूछते सोने की बीमारी जो होती है निद्रा रोग, ये जो होता है ये भी प्रोटोज़ोआ से संबंधित है और ये ट्रिपेनोसोमा बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोज़ोआ बीमारी से होता है। अब चलिए कवक जनित रोग की बात करेंगे। फंगी डिजीज़ जो होते हैं, तो फंगी डिजीज़ कैसे बीमारी होते हैं चलिए। जैसे मान लीजिए एथलीट फुट, जिसे एथलीट फुट बोलते हैं नामक रोग जो होता है फफूंदी से होता है, फंगस से ही होता है। कवक जनित रोग से संबंधित जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो हम जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है कवक जनित रोग में जैसे एथलीट फूड इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है और ये जो कवक से संबंधित है मतलब फंगी से संबंधित है, तो इसमें 2 नाम होंगे कवक से, जैसे ट्राइकोफाइटॉन ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम से भी एथलीट फूड होने की संभावना रहती है और ट्राइकोफाइटॉन क्योंकि एथलीट फूड का 2 नाम है, कवक से संबंधित नाम है, कि कवक वाली जो हम पता कैसे करते हैं कि ये एथलीट फूड है, तो कवक का नाम याद रखिए, आपको पता चल जाएगा। खाज, खुजली की बात करें, खाज, दाग, खुजली का पढ़ते हैं ना, तो खाज की बात करते हैं। खाज में कौन-सा कवक होता है? तो एक्रेस स्केबिज होता है। इसके कारण खाज मतलब पता लगता है कि खाज की बीमारी है। खाज कवक है। दाँत की बात करें, रिंगवॉर्म जो दाग लगता है, ये भी एक कवक से होने वाली बीमारी है और ये इसमें भी 2 हैं। एक तो ट्राइकोफाइटॉन
टॉन है, जो कि आपको इटली फूड में भी दिखेगा इसमें भी, दाद में भी और एपिडर्मोफ़ाइटॉन, एपिडर्मोफ़ाइटॉन जो कि दाग धब्बे को डर्मो बोलते हैं, डर्मोफ़ाइट से ठीक करते हैं। तो एपिडर्मोफ़ाइटन जो है कवक है, जिससे होता है दाग। दाग की बीमारी से संबंधित अगर वैज्ञानिक नाम पूछे, कवक नाम पूछे, तो हम बताएँगे एपिडर्मोफ़ाइटिन बता देंगे या ट्राइकोफ़ाइटन बता देंगे। मैंने हर ढंग से हर शब्द को घुमाया है। मतलब आंसर यही है कि कवक का नाम क्या है? दाग का कवक का नाम क्या है? खाज का नाम है। ये सब मैंने पढ़ा दिया। अब चलेंगे विभिन्न तत्वों के कारण होने वाले रोग की बात करेंगे, जो और भी तत्व हैं। उसके बाद चलेंगे मानव अंग से संबंधित सवाल, है ना? तो देखिए आगे है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम द्वारा किया जाता है। पोटेशियम मतलब के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे एक सवाल और पूछे कि पेयजल मतलब पीने वाला पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण कौन-सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। अगर पेयजल में, पीने वाले जल में अगर नाइट्रेट अधिक मात्रा में हो जाए ना, तो वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। अगर मान लीजिए पोटेशियम अल्पता की बात करें, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप से संबंधित है। किससे है? निम्न रक्तचाप से संबंधित होगा। और भी बात करें मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएँगे रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? रेडियो सोडियम का प्रयोग करेंगे। जल में जो है किसकी अधिकता के कारण इटाई-इटाई रोग होता है? कैडमियम होता है। क्या होता है? कैडमियम होता है, सीडी होता है। कैडमियम होता है, सीडी होता है। और भी बात करें कि ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधार्मिक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएँगे आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये मानव अंगों से संबंधित रोग की बात करते हैं। अंग से संबंधित रोग की बात करेंगे और फटाफट पढ़ते जाएँगे सिर्फ। मस्तिष्क यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेखी से जो है पहचाना जाता है, जिसे हम ईईजी बोलते हैं। ईईजी आ जाए तो इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम बोलेंगे। एन्सेफेलोग्राम बोलते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोल दीजिए क्योंकि ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है मस्तिष्क की बीमारी के लिए, जिसे हम हिंदी में विद्युत मस्तिष्क लेखी बोलते हैं। अगर पूछे कि मानव शरीर हार्ट को कैसे चेक करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मानव शरीर का कौन-सा अंग जो है अल्ज़ाइमर रोग से प्रभावित है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क ही अल्ज़ाइमर से संबंधित है, हम जानते हैं, पढ़े हैं हम। अगर बात करें कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से है। मानसिक जड़ता से ये भी संबंधित है। मानसिक खराब, माइंड खराब तो सब खराब, जीवन खराब, सब खराब, याद रखिएगा। तो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग जो है, ये किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से है। अगर पूछे हानिकारक विकिरणों से जो है मनुष्य के अंग में से जो है मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। मस्तिष्क सबसे कम, आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली के या चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? तो मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण हैं। अगर मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में जो लाइन है उसमें अगर सूजन आने लगा तो उसमें ये मेनिंजाइटिस रोग होने की संभावना बन जाती है। यकृत की बात करूँ लीवर में। लीवर में अनियमित और अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप ट्यूमर का बनना कहलाता क्या है? तो नियोप्लाज़्मा कहलाता है। नियोप्लाज़्मा कहा जाता है, याद रखिएगा अनियंत्रित हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, बढ़ने लगेगा तो। चलिए आगे बात करते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइज़न कहिए, द्वारा जो है कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो हम बताएँगे यकृत, लीवर प्रभावित होता है। सही बात है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो खाते हैं हम लोग, विषाक्तता पॉइज़न जो खाते हैं, उससे लीवर ही प्रभावित होगा। लीवर प्रभावित होगा तो समझ आए? जीवन ही प्रभावित हो गया। अगर बात करें यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो, तो वृक्क मतलब किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। क्या होती है? किडनी को प्रभावित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एल्बुमिन की मात्रा आ रही होती है। अगर मान लीजिए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन-सा अंग चूषण करता है? तो यकृत ही तो करता है। यकृत ही तो बेचारा बचाता है। इसी से तो बचाता है विषैले पदार्थ से। और याद रखेंगे वृक्क, वृक्क में जल में जो है पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए? तो हम बताएँगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स बोलिएगा, जिसे हम एडीएच बोलते हैं। मतलब ए से एंटी, डी से डाययूरेटिक और एच से हार्मोन्स बोल देंगे। ठीक है? आगे चलिएगा। अगर मान लीजिए पूछे ब्राइटस रोग से जो है शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए पूछ ले कि त्वचा पर होने वाला कैंसर जो सामान्यतः चेहरे को प्रभावित करता है, उसे हम रोडेंट अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडेंट अल्सर कहेंगे। आगे चलें। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा पर्यावरण प्रदूषण द्वारा
होने वाले रोग जो है एम्फाइसीमा से जो है शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो हम बताएँगे फेफड़ा प्रभावित होता है, जिसे हम फू, फ, फुस बोलते हैं। याद रखिएगा यही प्रभावित होता है। क्या होता है? हमारा लंग्स प्रभावित हो जाता है, फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। इनोसिमिया नामक रोग जो है किससे संबंधित है? तो सूँघने की शक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। उसमें कमी आने लगती है सूँघने की शक्ति में। तो ये इनोसिमिया नामक बीमारी होता है। अब बात करते हैं सिलिकोसिस रोग जो है किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है। अगर मान लीजिए फु देखिए यहाँ पे नाम ही है, फिर से हम आ गए, जिसका नाम हम फेफड़ा बोलते हैं, उसका नाम है फुस। याद रखिएगा धूलिमयता से जो है कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं, कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पी को साइलेंट करते हैं, तभी हम पढ़ पाते हैं। तो जैसे इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे हिंदी में कि न्यूमो कोनियोसिस बोलते हैं, ठीक है? देखिए पी लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा पी लगने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई लगने से कोई दिक्कत नहीं है, बस उच्चारण होगा न्यूमोकोनियोसिस होगा, जो कि कोयला में जो काम करते हैं उनको होने वाली बीमारी है। अगर बात करें मलेरिया से कौन-सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो पीलिया प्रभावित हो जाता है, ये हम जानते हैं, मलेरिया अगर मान लीजिए होता है तो। अगर मान लीजिए पूछे ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है, तो हम नेत्र का है, ग्लाइकोमा जो है नेत्र से संबंधित है, ये हम जानते हैं। अंधबिंदु कहिए या पित्तबिंदु कहिए, जो आँख के किस भाग में पाया जाता है, तो दृष्टि पटल पे, रेटिना पे पाया जाता है, अंधबिंदु या पित्तबिंदु, जो कि ये पता चलता है कि पीत है कि खराब है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो दृष्टि पटल पर। अगर मान लीजिए आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर शनायु होता है मतलब उद्देगों से परिवर्तित होगा तो दृष्टि पटल पर रेटिना पर। देखिए स्नायु मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र पर जो प्रकाश का जो परिवर्तन होता है या जो भी परिवर्तित होगा तो रेटिना तंत्रिका तंत्र से संबंधित है ना हमारा आँख मतलब उसी से संबंधित है ना हमारे शरीर में कितने भी हैं नर्वस सिस्टम से ही संबंधित है। अगर मान लीजिए अविद्युक्ता नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों को प्रभावित करता है, ये हम जानते हैं। विद्युक्ता आ जाए, पीत बिंदु आ जाए, ये सब बिंदु जो आ जाएगा आँख से संबंधित आ जाएगा। आनुवांशिक रोग जेनेटिक्स डिजीज़ की बात करते हैं, तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह जो है किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर ब्लड को प्रभावित करता है। रुधिर ब्लड को प्रभावित करता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे थैलेसीमिया के रोगी में जो है शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन का जो है शक्ति नहीं रखता है। ये सब हीमोग्लोबिन में ये आनुवांशिक में पढ़ रहे हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष पर्णदता से अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए हम लोग ये प्रभावित होते हैं पुरुष पर्णदता से। अगर मान लीजिए डाउन सिंड्रोम नामक जो आनुवांशिक विकार है, किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। समझ गए? गुणसूत्रों के परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। अगर मान लीजिए रक्त अस्कंदन किस आनुवांशिक विकार में नहीं होता है? तो हीमोफिलिया में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? हीमोफिलिया में नहीं होता है। आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन क्या है? रॉयल हीमोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल हीमोफिलिया कहते हैं। अगर मान लीजिए जानवर से संबंधित रोग की बात करें, एनिमल डिजीज़ की बात करें, तो रानीखेत रोग जो है किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से है। रानीखेत मुर्गियों से है। अगर मान लीजिए पूछ दे जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। ये भी हो गए जानवरों से संबंधित रोग। पादप रोग से संबंधित अब चलिए बीमारी हम जानते हैं। मतलब पादप मतलब पौधा, पेड़-पौधे से संबंधित। तो मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक के कारण होता है, ठीक है? ज़ेडेन के कारण हो जाता है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो हम बताएँगे सरसों का है। अगर मान लीजिए पाइरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में, जो रेड-रेड दिखता है। भिंडी में पीत वर्णक शीरा रोग किस कारण होता है? तो सफेद मक्खी के कारण हो जाता है भिंडी में, पीत वर्णक हो जाते हैं। मटर के पौधों में मैग्नीज, Mn की कमी से होने वाला रोग कौन-सा है? मार्स रोग है, याद रखिएगा। क्या है? मार्स रोग है। अगर मान लीजिए पूछे धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि टिक्का रोग किस फसल में होता है तो मूँगफली में होता है, ये भी हम जान गए। अगर मान लीजिए विषाणु जनित पादप रोग अरोगकारी विषाणु की बात करेंगे। उसी तरह कवक जनित पादप रोग की मतलब पेड़-पौधे की बात करेंगे जिनमें होता है। तो विषाणु से होने वाला बीमारी जो है हम आगे जानते हैं। तो तंबाकू का मोज़ेक रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है और कौन से विषाणु के कारण होता है? तो टोबैको म मोज़ेक वायरस के कारण होता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है।
अब देखिए आलू में भी मोज़ेक बीमारी होता है, ये भी वायरस के कारण होता है, लेकिन याद रखिए कौन से वायरस के कारण? तो पोटैटो, पोटैटो माने आलू, वायरस वाई होता है। ठीक है, पोटैटो वायरस वाई बोल दिए वाई के कारण। अगर केला का जो है बंकी टाप रोग होता है। बंकी टाप रोग जो होते हैं ये भी वायरस के कारण होते हैं। कौन से? तो बनाना वायरस 1 बता दीजिएगा। वायरस का केला का नाम क्या है? बनाना यानी क्या वायरस लगा दीजिए। अगर मान लीजिए फूलगोभी का मोज़ेक रोग बताइए। फूलगोभी में जो मोज़ेक रोग होते हैं वो भी वायरस के कारण होते हैं। कौन से वायरस? फूलगोभी मोज़ेक वायरस ही बोला जाता है। गाजर में बात करें तो गाजर का लाल जो पत्ती रोग होता है, गाजर में लाल पत्ती हो जाते हैं, तो गाजर लाल पत्ती वायरस बोल दीजिए। बस यही बीमारी है। अब कवक जनित मतलब फंगी जनित पादप रोग और रोगकारी का नाम जानते हैं। तो आलू जो है, आलू में जो फंगस वाली बीमारी होती है, वो कौन-सी बीमारी होती है? तो उसका आगे नाम जान लीजिए, विलंबित अंगमारी रोग बोला जाता है। आलू में जो होता है, जो विलंबित विलंबित अंगमारी बोलेंगे। तो कौन-सा है भाई कवक? उसका नाम बता दीजिए रोग का। तो हम बताएँगे फाइटोफैथोर। देखिए, फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स याद रखिएगा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो होते हैं आलू में अंगमारी नामक बीमारी लाते हैं। अगर मान लीजिए आलू का पूर्व अंगमारी नाम देखिए विलंबित मतलब लेट वाला पूर्व वाला पहले वाला अंगमारी बीमारी जो होती है वो भी कवक से ही होते हैं लेकिन कौन से का तो सोलनी के कारण होते हैं। सोलेनी कौन सा सोलेनी? तो अल्ट रेनी रिया अल्ट रे रेने रिया बोलिएगा। ठीक है सोलेनी। आगे चलेंगे। मूँगफली का टिक्का रोग। मूँगफली में जो टिक्का रोग होता है, वो बताइए? तो इसमें बताइएगा सर्कोस्पोरा परसोनेटा बताएँगे। ठीक है? सर्कोस्पोरा परसोनेटा बता देंगे। गन्ना का लाल विगलन, गन्ना में लाल जो विगलन होता है, उसमें कौन-सा कवक होता है? हम बताएँगे, उस कवक का नाम है कोलेट्रोटा इकम फलकेटम। याद रखिएगा कोलेट्रोटा इकम फलकेटम, गन्ना में लाल विगलन होता है जिसका, कवक से जो होता है उसका। अगर मान लीजिए गेहूँ में काला टिक्का आ गया, तो गेहूँ में काला टिक्का तो आ गया तो कवक जनित बीमारी है। तो किसके कारण? तो हम बताएँगे पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रेमिनिस याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? ग्रेमिनिस। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्री ट्रिसी, ट्री माने पेड़, ऐसे याद रखिए। गेहूँ में सथल कंड होते हैं। उसका कारण है ट्री टिशी, स्टी लेगी ट्री टिशी याद रखिएगा। देखिए, इसे वंट बोलते हैं। सथल कंड को हम लोग वंट बोलते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो गेहूँ का कैंसर कहिए इसको। ठीक है? तो गेहूँ का कैंसर जो होता है, किस कवक जनित रोग से होता है? तो हम बताएँगे एस्टीलेगिट्री बोलेंगे। ठीक है? ऐसे याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछ रहे हैं गेहूँ का चूर्ण आशित, ये सब जो गेहूँ का चूर्ण आशित हो जाता है, चूर्ण जैसा भूसा जैसा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो इरिसाइफी ग्रेमिनिश बोलेंगे। ग्रेमी हो जाता है, ग्रेवी टाइप का बन जाता है, ऐसे याद रखेंगे। अगर मान लीजिए पूछे क्रूसीफेरा का सफेद कीट जो है क्रूसीफेरा का सफेद कीट किस कवक जनित से होगा? तो हम बताएँगे क्रूसीफेरा का सफेद कीट जो लगता है उसमें लगता है एल व्यूगा, कैनडिडा लगेगा, कैनडिडा हो जाएगा। एल व्यूगा कैनडिडा कवक जनित जो है रोग के कारण होता है। अगर मान लीजिए बाजरा में मृदु रोग मृदु रोग मेल बोल दीजिए, आशित बोलिए, मृदु रोग मेल बोल दीजिए। ये जो है मिट्टियों से संबंधित जुड़ा हुआ पार्ट है, जो बाजरा से संबंधित होते हैं। इस पौधे में बीमारी होते हैं। तो कौन से कवक जनित हैं? तो वो हैं एस्केलेरो, स्पोरा, ग्रेमी, निकोला। ठीक है? क्या बोलिएगा? स्केरो, स्पोरा, ग्रेमी, निकोला। अब इसी तरह पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका, पैरासाइटिका अगर आ जाए तो हम समझ जाएँगे कि उसी फेरा में मृदु रोमिल आश्रित हो जाता है। ये सब बीमारी है, एक तरह से कैंसर बीमारी है। जैसे मानव के लिए कई रूप से बीमारी है उसी तरह। अब देखिए बाजरा में फिर आ गया इर्गोट। इर्गोट एक नामक बीमारी हो जाती है बाजरा में और बाजरा में जब बीमारी आ जाती है तो उस बाजरा में कवक के कारण आती है। तो कौन से कवक के कारण? तो क्लेवीसेप्स, क्या बोलिएगा? क्लेवीसप्स, सुई फॉर बोलिएगा। सुई फॉसिस, सुई जैसा बीमारी हो गया, ऐसे याद रखेंगे। आलू में बहुत सारी बीमारियाँ पड़े, अब इस बीमारी का बात बताते हैं। वाटर रोग, वाटर रोग हो जाता है आलू में। तो आलू में वाटर रोग होता है किसके कारण होता है? इंडोवाइक्टिन के कारण होता है। मतलब सिनकीट्रियम इंडोवाइक्टियम बोलिएगा। वाटर रोग पूछेगा, आलू में वाटर रोग हुआ जी, किस कवक के कारण हुआ जी, उसका नाम बताइए? तो हम बताएँगे इनकीट्रियम इंडोवाइक्टियम बता देंगे। अगर मान लीजिए बाजरा का ग्रीन ईयर पूछे, ग्रीन ईयर होता है, बाजरा में ग्रीन ईयर बीमारी हो गया, किसके कारण पता है? कवक के कारण। कवक के कारण, कौन से कवक के कारण भाई? उसका कवक का नाम बताइए? तो हम बताएँगे स्केलरो, स्पोरा, ग्रेमिकोला बता देंगे। ग्रेमिकोला के कारण होता है, ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। राई का अर्गट रोग, राई में अर्गट रोग हो गया, किसके कारण? कवक के कारण। कौन से कवक के कारण? तो हम बताएँगे क्लेवीसेप्स परप्यूरिया के कारण हो जाता है।
किसके कारण? परप्यूरिया के कारण। अच्छा, अब देखिए ब्राउन लीफ, ब्राउन पत्ती हो जा गया जी। स्पॉट ऑफ राइस बोलते हैं, स्पॉट हो गया उसका, खत्म हो गया, स्पॉट राइस। तो इसमें कौन-सा कवक है? तो हम बताएँगे ओराइजी कवक है। पूरा नाम हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है। क्लियर हो गया? अब चलिए अजैविक पादप रोग, अजैविक रूप से किसकी कमी के से कारण होता है? ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल कहिए। जैसे नींबू में डाइक बैक किसकी कमी से होता है? तो हम बताएँगे कॉपर की कमी से हो जाता है। ठीक है, ये बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछे आंवले में जो आंतरिक जो है निक्रोसिस नामक जो है रोग होता है तो वो ब्रोमीन की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिस लीफ पत्तियों में हो जाता है तो किसके कारण होता है? जस्ता की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ जो हो जाता है वो भी जस्ता की कमी से होता है। तो लिटिल लीफ मतलब पत्ती, छोटा पत्ती। मटर में मास रोग तो ये मैग्नीज की कमी से होता है, ये पढ़ चुके हैं। धान में खैरा रोग होता है तो किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। फुलकोबी में हिप टेल नामक एक बीमारी हो जाता है जिसमें किसकी कमी से कारण की कमी के कारण होता है? तो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण हो जाता है। मॉलिब्डेनम की कमी से फुलकोबी में हो जाता है। अगर मान लीजिए पूछते कि चुकंदर में हार्ट रॉट होता है तो ब्रोमीन की कमी से होता है। अगर मान लीजिए आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है तो मतलब भंडारण में O2 की कमी से हो जाता है। अगर मान लीजिए फुलकोबी में क्या होते हैं? ब्राउनिंग तो ब्रोमीन की कमी से हो जाता है। ये सब हो गए। अब चलिए जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी के कारक हम समझते हैं और आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी की बात करें। आलू का सेथिल रोग आलू का सेथिल रोग की बात करें तो उसमें कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है? तो वो होता है स्यूडोमोनास। क्या बनेगा? स्यूडोमोनास। सोलेनेसिएरम। याद रखिए सोलेनेसिएरम बता देंगे, ये जनित रोग हो जाते हैं। अगर मान लीजिए पूछ ले धान में अंगारी जो बीमारी होती है, किस जो अंगारी बीमारी होती है ये भी बैक्टीरिया तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होगा? देखिए बैक्टीरिया हो, अंगारी बीमारी किसमें? धान में हो। जैसे आलू में पढ़े तो जीवाणु जैसे विषाणु पढ़े, कवक पढ़े, उसी तरह इसमें बैक्टीरिया तो धान में जैसे पढ़े। आलू में भी बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो कौन से रोग हुआ? तो सैथिल रोग हो गए और उसका नाम हम जान गए। धान में अंगारी रोग हो गए, तो अंगारी रोग जो हुए, ये रोग का नाम है और इसमें कौन से बैक्टीरिया के कारण हुआ? तो हम बताएँगे ओराइजी, ठीक है? ज़ैंथोमोनासा ओराइजी के नाम जो है बीमारी के कारण हो गया। अगर मान लीजिए वही फिर पूछे, तो ज़ैंथोमोनासा सिट्री नामक अगर बीमारी आपको है, मतलब जीवाणु जनित बीमारी का नाम है, तो किसमें होगा? तो नींबू कैंकर में होगा। नींबू में आपको दिखेगा ये कैंकर रोग। गेहूँ का टुंडू रोग है। गेहूँ का टुंडू रोग किस बैक्टीरिया के कारण हुआ? तो हम बताएँगे कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिकी याद रखिए ट्री ट्रिकी बता दिएगा। कोरोना नियन हो गया इसको। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन तो बताइए इसमें कौन-सा बैक्टीरिया है? तो हम बताएँगे ज़ैंथोमोनास और मल्वेसिएरम बता देंगे। मल्वेसिएरम बता देंगे। सिर्फ सुनते जाइए। सेब हो गया, गुलाब हो गया सेब, गुलाब, टमाटर का जो है टमाटर है, इस समय क्या है? क्राउन गॉल है। क्राउन गॉल नामक जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें कौन-सा लगेगा? तो हम बताएँगे एग्रोबैक्टीरियम लगेगा और फोसियंस लग जाएँगे। क्या लगेंगे? फोसियंस लग जाएँगे। अगर मान लीजिए पूछ ले और भी सवाल देखिए फोसियंस बोल दीजिए या फोसियस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आलू का स्कैब अगर पूछे आलू में स्कैब रोग जो होता है, उसमें कौन-सा बैक्टीरिया होता है? तो हम बताएँगे स्कैबिज हो जाएगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज बोल दीजिएगा। जितना तोड़िएगा ना उतना आसान है। अगर मान लीजिए तम्बाकू का सेथिल रोग, तम्बाकू में सेथिल रोग हो गया, जैसे आलू में ऊपर पड़ा। तो सेथिल रोग हो गया, बैक्टीरिया के कारण हो गया, तो बैक्टीरिया के कारण कौन-सा बैक्टीरिया के कारण? तो हम बताएँगे स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम याद रखिएगा। टमाटर में सेथिल रोग हो गया, तो ये भी सेथिल जैसे ही लगेगा तो सब में लगेगा सोलेनिसिएरम तो फिर ऊपर से सेम लग गया, ठीक है? स्यूडोमोनास मोनाश बोलिए, सोलेनेसिएरम बोल दीजिए। क्लियर हो गए? अब चलते हैं ऑनलाइन में जो सवाल हैं फास्ट चलेंगे और खत्म करेंगे, है ना? चलिए। अब देखिए वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो हम उसे कार्टिकोलस बोलते हैं। अगर वृक्ष के छाल पर जो उग जाते हैं कवक फंगी उसे कॉर्टिकोलस बोला जाता है। खैरा रोग जो है किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण हो जाता है खैरा रोग। अगर मान लीजिए चाय में लाल रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण हो जाता है। पौधे में हरीमहीनता क्लोरोसिस जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो हम बताएँगे Fe और Mg की कमी से होता है। Fe मतलब लोहा, Mg मत बताइए, कमेंट कीजिए, कमी के कारण हो जाता है। अगर मान लीजिए पूछे कि पौधे में विभिन्न तत्वों की आवश्यकता किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हम बताएँगे मृदा
विहीनी संवर्धन के कारण होती है। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी जो खत्म हो जाते हैं उस कल्चर के कारण, ठीक है? संवर्धन हो जाते हैं या विलयन हो जाते हैं, ठीक है? घुल जाते हैं। ये चीज़ पे होता है, याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछे कि पौधे के किस आवश्यक जीव-द्रव तत्व कौन से हैं? तो पौधे के लिए आवश्यक जीव-द्रव कौन से हैं? मैंने जो पढ़ा फिर से दोबारा पढ़ देता हूँ, नहीं तो कहिएगा कि सर आपने तो टुकड़ाम पढ़ दिया। पौधे के लिए आवश्यक जो जीव-द्रव हैं, तत्व कौन से हैं? बताइएगा। तो नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस हैं, जीव-द्रव के रूप में हैं। अगर मान लीजिए ये कार्बन मतलब ये कार्बन सी मतलब कार्बन सी से इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन एच ऑक्सीजन ओ के साथ मिलकर क्या होता है जीव द्रव का निर्माण होता है। तो जीव द्रव का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। और नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस ये सब भी एक पौधे के लिए आवश्यक जीव द्रव हैं। समझ गए ना। और कार्बन भी जुड़ गया इसमें, हाइड्रोजन भी जुड़ गया, ऑक्सीजन भी। अमरूद में जो है कांसा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है, जेडेन की कमी से होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब बताइए फूलगोभी में। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो मतलब बोरॉन की कमी से होता है। अगर आपसे पूछे काला कीट या समट किस फसल के लिए प्रमुख है? तो कवक रोग से संबंधित है। मतलब कवक रोग से संबंधित है तो मतलब गेहूँ। याद रखिएगा। काला कीट, समट तो गेहूँ में कवक रोग हो जाता है, याद रखिएगा इसके कारण हो जाता है। अगर मान लीजिए पौधे में जिंक किसके लिए आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम सक्रियता के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोटीन और एंजाइम के लिए। अगर मान लीजिए पौधे के विकास हेतु कौन से तत्व वायु में प्राप्त किए जाते हैं? तो कार्बन और ऑक्सीजन, सी और ओ टू याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि सेब में आंतरिक कार्क रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो हम बताएंगे बोरॉन की कमी से हो जाता है। ठीक है, बोरॉन के कमी से होता है। अगर आपसे पूछे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तत्वों को पौधों के संतुलनकारी तत्व क्यों कहा जाता है? संतुलन बैलेंस बनाने वाला बताइए। तो हम बताएंगे ये दूसरे खनिजों के विषैले प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। मतलब जहरीले चीज को समाप्त कर देते हैं, इसलिए संतुलनकारी बोले जाते हैं। अब चलते हैं उपचार की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए सिसप्लारिन याद रखिए सिसप्लारिन व टैक्सोला। सिसप्लारिन, टैक्सोला और जो औषधि होती हैं, औषधियों समानता किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है? कैंसर के लिए होता है। अगर मान लीजिए कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कैंसर के लिए ही कीमोथेरेपी भी किया जाता है। अगर काली खांसी की बात करें, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन-सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाते हैं, ठीक है? डीपीटी का। अगर मान लीजिए पूछ दे कि गामा, ठीक है? गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। किसके के लिए? हेपेटाइटिस के लिए। अगर मान लीजिए पूछे बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगर मान लीजिए एड्स के उपचार के लिए बात करें, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त औषधि कौन-सा है? तो हम बताएँगे ज़िडोबुडिन है। क्या है? ज़िडोबुडिन बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछे इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए ही किया जाता है इंटरफेरॉन का इस्तेमाल। अगर मान लीजिए पूछ दे एमिनोसैसिलिक एसिड, ठीक है? एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में क्या है? ये क्षमा और कुष्ठ दोनों रोगों को या दोनों रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है? क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए पूछे मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स जो होते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी वेंटिंग ने किया था। एफजी वेंटिंग ने किया था। अगर पूछे एमआरआई, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो हम बताएंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा। मैग्नेटिक रे, रेजोनेंस इमेजिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए जो किया जाता है या करने के लिए कहा जाता है? तो अस्थिरंधा के लिए, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है बीएमडी, हड्डियों के लिए। अगर शाल्क बोलिए या शल्क टीका जो है किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। और भी चलिए साल्क टीका का आविष्कार जो है जोन्स साल्क ने किया था। कब किया था? वर्ष 1952 में किया था। ठीक है? 1952 में। अगर मान लीजिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित मतलब सुरक्षा करती है, प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है? लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए की जाती है। विविध प्रश्न की बात करें, इसी में विविध प्रश्न भी आता है, जो कि सवाल बनने की संभावना है। और सुनिए
है कि रोग की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाएगा। आपसे और सवाल पूछेगा कि कैंसर जो उत्पन्न करने वाले जो रसायन कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे कार्सिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन कहेंगे। अगर आपसे पूछे पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन-सा रोग की संभावना होती है? तो बेरी-बेरी होने की संभावना होती है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन-सा रोग होता है? प्लेग रोग हो जाता है, संक्रमित अगर चूहा काटा तो। अगर मान लीजिए रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। अब देखिए बातो उन्माद जिसे हेस्टेरिया कहते हैं, हिस्टेरिया कहा जाता है। रोग समानता युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। युवा जो महिला होती हैं उन्हें वातो उत्माद, ठीक है? हेजिटेशन। चलिए, कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोविड-19 से संबंधित सवाल तो बनेंगे ही भाई, ये हम भी जानते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 की बात करते हैं, तो सुनिए, कोरोना वायरस ऐसे विषाणु हैं या विषाणुओं का एक बड़ा समूह है, जो मानव तथा जानवर में जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। मानव और जानवर दोनों में करेगा। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स या सार्स तक हो जाते हैं। मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक भी याद करवा देता है। वर्तमान में विश्व भर में फैला संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 नाम दिया गया। यह संक्रमण जो है चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसके विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। समझ गए? विश्व संगठन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे डब्ल्यूएचओ बोलते हैं, की वेबसाइट पर उपलब्ध जो है 27 जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 75.25 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। जिनमें से 68 लाख से अधिक लोग की मृत्यु हो चुकी है। 68 लाख की मृत्यु हो चुकी है। समझ जाइए। कोविड-19 के लक्षण की बात करते हैं। तो सामान्यतः लक्षण जो है बुखार, सूखी खाँसी, थकान ये सब होगा। कम समान लक्षण की बात करें सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खसरा, स्वाद सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया मतलब नेत्र श्लेष्म, कलाशोथ आदि का हो जाता है। मतलब वो सब दिखना कम हो जाता है। नेत्र को प्रभावित करता है। उपचार इसके क्या हैं? अब तक के कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बन पाया है। यद्यपि विश्व भर में अनेक टीका अंतिम चरण में है, तो इसलिए इसे बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सा के परामर्श के अनुसार देखभाल कराने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकते हैं। ठीक है? ठीक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित जो 90% से अधिक व्यक्ति हैं, चिकित्साओं के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी तथा उनके आयु वर्ग, एज ग्रुप कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाती है। ये हो गया कोरोना से। अगर कोविड-19 से संबंधित सवाल अगर पूछे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 27 जनवरी 2023 की बात करेंगे, जिसमें भारत में भूमिका देखेंगे। तो वैश्विक स्तर पर देखें संक्रमण से व्यक्ति जो हैं 75.25 करोड़ जो हैं ग्रसित हुए थे, प्रभावित हुए थे और जिसमें से हमारे भारत में 40.68 करोड़ प्रभावित हुए थे। और भी तो गायब ही हो जाते हैं। मृत्यु अगर देखा जाए तो 68 हुए थे और हमारे भारत में भी 5.3 लाख मृत्यु हो चुकी थी। सोचिए 5 लाख से ऊपर हो गया था। टीकाकरण की बात करें, टीका की संख्या में बात करें तो हमारा 2.20 अरब हो चुका था टीका भारत में और जितना जनसंख्या है उस हिसाब से तो इतना अरब हो चुका है तो और क्या चाहिए? और लगभग बहुत लोग नहीं कराए थे, बहुत लोग डर गए थे और 13.15 अरब जो हैं पूरे दिखाया गया है। ठीक है? 23/1/2023 से बताया जाता है। और कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट की बात करें, जो वैज्ञानिक तर वैग वैज्ञानिक की तरफ से दिया गया है, तो वो है देख लीजिए कौन-कौन? डब्ल्यूएच द्वारा प्रदत्त है अल्फ़ा। अल्फ़ा एक जो है कोरोना वायरस वेरिएंट है, जो कि 31.17 ठीक है? वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया था, प्रथम प्रमाण दर्ज किया था। एक बीटा वैज्ञानिक ने द्वारा दिया गया था, जो कि उस वायरस का नाम दिया गया था, वेरिएंट का नाम V135 357 दक्षिण अफ्रीका में। गामा हुआ था P1 याद रखिए ब्राज़ील में। डेल्टा अगर देखा जाए तो B1617.2 भारत के लिए ये है। डेल्टा अगर देखा जाए तो भारत के लिए है। ओमिक्रॉन अगर देखा जाए वेरिएंट तो ये मिला था वैज्ञानिक के नाम दिए थे B11.529
ये दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में 2 वेरिएंट आए थे, बीटा और ओमिक्रॉन। तो ये इलाज के रूप से नहीं, ये नाम दिए गए थे कि कौन बीमारी कहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित है, कौन-सा नाम है। तो डेल्टा हमारे भारत के लिए था। चलिए, ये हो गए, आगे चलते हैं। ये हो गए रोग उपचार खत्म, अब मिलते हैं।